नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप आप अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। एसएससी जेई के लिए केवल और केवल आपके पास 50 दिन का समय बचा है और टारगेट मैं आपको दे रहा हूं 145 प्लस, और उसको अचीव कैसे किया जाएगा वो भी मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। तो बहुत अच्छे तरीके से समझना है एक एक चीजों को, और जो भी आपके दिमाग में सीबीटी 1 को लेकर डाउट्स आ रहे हैं वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर क्या एग्जामिनेशन डेट यही रहेगी या आगे जाएगी, क्योंकि सीजीएल का एग्जामिनेशन डेट शिफ्ट हो चुकी है। सबके बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक एंड शेयर करना। माई सेल्फ रविंद्र जांगिड एंड वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, पहले की एग्जामिनेशन डेट क्या होगी। तो बच्चों एक चीज समझिए, जो ऑफिशियल डेट है वो अभी भी 27 से 31 है। कोई भी चेंजेस रिगार्डिंग नोटिस या सर्कुलर नहीं आया है। तो अब इस समय पे हम इस एग्जामिनेशन डेट को यदि फाइनल मान के चलते हैं तो 50 दिन बचे। बट सीजीएल का आफ्टर द प्रोटेस्ट के बाद में एजुकेटी ने इस एग्जामिनेशन डेट को शिफ्ट किया, और उसके बाद में बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर हमारा भी एग्जामिनेशन आगे जा सकता है। भाई चांसेस तो बहुत ज्यादा है, बट उस चांस पे हम खेल नहीं सकते। 10% भी मैं मान लेता हूं कि यदि आपके चांसेस इस एग्जामिनेशन सेम डेट पे हुए तो नुकसान आपका हो जाएगा। अभी 13 तारीख को सब कुछ मतलब पत्ते खुल जाएंगे, खुद पता चल जाएगा कि एजुकेटी कितने अच्छे तरीके से पेपर कंडक्ट करवा रही है। यदि पेपर अच्छे से कंडक्ट करवा लिया तो सेम डेट मान के रखिएगा, यदि नहीं करवाए तो 1 से 2 महीने आपको पोस्टपोन्ड की डेट देखने को मिल सकती है। तो अभी थोड़ा समय बाद हम प्रॉपर तरीके से आपको अपडेट कर देंगे, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब बात है कि यार एसएससी जेई के लिए आपने बोल दिया 50 दिन, और 50 दिन में सर टारगेट इतना बड़ा दे दिया कि भाई क्या बोले। तो भाई ये आपका टारगेट है, कट ऑफ इसके नीचे ही होता है। आप देखिए 2018 से लेके 2024 के बीच में जनरल का कितना कट ऑफ गया, 100 सीबीटी 1 का 152, 157, 141, 123, 131, 132। ऐसे ओबीसी का देखिए, ठीक है, 2024 में 131, ईडब्ल्यूएस 120, एससी 112 और ये 101। अब मेरे बच्चे केवल इस पे रिलाई तो नहीं कर सकता, हो सकता है 157 भी चल जाए, बट उसके अब बहुत कम चांसेस जो है वो बहुत कम है। उसके रीजंस थे उस टाइम पे। बट अभी आपको इजीली मैं बोल सकता हूं, जनरल के हिसाब से आपका टारगेट सेट होना चाहिए 145 से। ओबीसी हो गया, या फिर आप यदि इस कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप 140 प्लस का टारगेट रखिए। बट यदि आप लोग एससी या फिर एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं तब आप डेफिनेटली इसको 125 प्लस टारगेट लेके चाहिए, तब जाके आप फायदे में रहेंगे। क्योंकि थोड़े बहुत मार्क्स तो गिरते ही आफ्टर जब आप एग्जामिनेशन दे के आते हैं, तो कुछ ना कुछ गलतियां देखने को मिली जाती हैं। तो टारगेट आपका ये होना चाहिए। अब सर टारगेट आपने इतना बड़ा बता दिया है, तो मैं जनरल के हिसाब से बोल रहा हूं, उसके हिसाब से आप 5-10 नंबर आप कम करके अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से समझिएगा। तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और अवेयरनेस, भाई साहब ये दोनों मिला के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स हैं, तो टोटल हो गए 100। अब मैं आपको दोनों में मिला के टारगेट दे रहा हूं 70 प्लस। बच्चे आप 70 प्लस यदि इसके अंदर अचीव कर लेते हैं और इसके अंदर 80 से 85 प्लस तक अचीव कर लेते हैं, आप बहुत फायदे में रहेंगे। बट सर अचीव कैसे किया जाए, तो चलिए उसी पे बात करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं मेरे बच्चे कि ये आपके कोर सब्जेक्ट है, नॉन कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट मतलब स्टार्टिंग की ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, फिर ये हो गए नॉन कोर सब्जेक्ट। लगभग ये चारों स्टार्टिंग के मिला के 85 प्लस तक मार्क आपको दिला रहे हैं, और ये आपके लगभग 13 मार्क्स तक आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि इन सब्जेक्ट को बेहतर कैसे बनाएं। तो अभी लास्ट की स्लाइड में मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं इसके बारे में। तो ये है, अब इसमें 85 से यदि मोटा मोटी भी आप 70 मार्क्स जोड़ लेते हैं तो इजिली ये 10 मार्क्स यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ईजी सब्जेक्ट है। एज इट इज रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं। प्रिसाइज थ्योरी यदि तुमने पढ़ के रखी है किसी भी टीचर की, जैसे हमारे पेड बैचेस अभी चल रहे हैं, हम बिल्कुल एज एग्जाम ओरिएंटेड पूरा प्रिसाइज आपको न्यूमेरिकल हो या थ्योरी हो हम करवाते हैं। लास्ट में मैं आपको इसके बारे में पूरा बता दूंगा बैचेस में, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं। अदरवाइज यदि आपने सेल्फ स्टडी की है तो एग्जाम ओरिएंटेड जाना, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कैसे टॉपिक बन रहे हैं। और बाई चांस यदि आपको वो नहीं हो पा रहा, आपके पास समय नहीं है, कमेंट करके मुझे बता दो, मैं आपके लिए डेफिनेटली एक ऐसी एनालिसिस लेके आऊंगा लाइव पे जो आपको पूरा का पूरा हेल्प करने वाला है। चाहे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो, न्यूमेरिकल कहां से बन सकते हैं, उसके रिगार्डिंग एक सेशन अरेंज कर दूंगा। तो आर यू गाइज रेडी? कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर नॉन टेक्निकल को कैसे मैनेज करें।
तो देखिए भाई, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये जो है नॉन टेक्निकल का पोर्शन है। 50 पूरा जीके जीएस का आता है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। 3 शिफ्ट में हुए थे, तीनों को मिला के मैंने पूरी एनालिसिस की, 150 मार्क्स की। क्लियर। अब यहां पे बच्चे आप देख सकते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब इसमें बच्चे आप कितने कितने ला सकते हैं। जनरल साइंस के अंदर बायोलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 22 मार्क्स के, और इतना रटने को है कि आप बहुत सारे नाम तो मुंह के अंदर ही उलझ जाते हैं कि समझ में नहीं आता क्या बोले। ठीक है, कंफ्यूजन बहुत आते हैं। बट आप इसके लिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ज्यादा करिएगा। ठीक है, तो आपको समय रहते हुए, आपके पास 50 दिन का समय बचा है, आप बहुत अच्छे पोजीशन पे होंगे उस समय पे। अब ये हो गया जनरल साइंस। अब जनरल साइंस के लिए किताब जो मैं बता देता हूं आपको, तो एक तो दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, यदि आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज आप ले सकते हैं यूथ पब्लिकेशन की, एसएससी की और आरआरबी की, फॉर द एमसीक्यू प्रैक्टिस। क्लियर है। अब बाकी है कि बेटा नॉन टेक्निकल, जैसे ये हो गया स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर इकोनॉमिक्स, लॉजिकल। इसके लिए आप या तो मेड इजी पब्लिकेशन की ये बुक ले सकते हैं जनरल स्टडीज के लिए, या फिर लूसेंट की ले सकते हैं। बहुत कुछ दिया है नॉन टेक्निकल के लिए, इससे अच्छी बुक होती नहीं है, पर इसमें भी आप थोड़े से पॉइंट नोट डाउन करना जरूर शुरू करिएगा, या किताब के अंदर टिक लगाइएगा, क्योंकि चीजें याद नहीं रहेंगी तो आप फिर वही प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको डेली एनालिसिस करनी पड़ेगी। लास्ट में मैं आपको पूरा क्लियर करता हूं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो इसमें से आप कितना अचीव कर सकते हैं, तो आप देखिए ये टोटल 50 मार्क्स यदि मैं मानता हूं, तो 50 में से यदि आप 20 प्लस भी ले आते हैं, कितना, 20 से 25 मान लीजिए, 20 से 25 प्लस भी ले आते हैं तो आपका काम हो जाएगा। मतलब यदि मोटा मोटी भी यदि आप अच्छा टारगेट सेट करना चाहते हैं तो 25 प्लस आप मान लीजिए। क्लियर, आधे मार्क्स लाने, इजीली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग, जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इसमें से आपको एनी हाउ 40 से 45 मार्क्स आप इजीली अचीव कर सकते हैं। कैसे? सबसे अच्छी बात यह होती है रीजनिंग के अंदर कि रीजनिंग में एक ही बात थ्योरी पढ़नी पड़ती है, फिर वही रिपीटेड तरीके से क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करने हैं। थ्योरी एक बार, मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब इसको यदि अच्छा करना चाहते हो तो आज से ही एक टारगेट सेट कर लो कि डेली मुझे कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करने हैं। चाहे वो आप बुक के थ्रू करिए, ठीक है, चाहे आप वो टेस्ट के थ्रू करिए, वो आपकी मर्जी, पर पहले सब थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए। आप थ्योरी कहां से कर सकते हैं, आरएस अग्रवाल की बुक बहुत अच्छी है, एस चांद पब्लिकेशन की, और भी बहुत सारे ऑथर्स की बुक बच्चे लेते हैं, वो आपकी मर्जी। बट मैं बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए यही बुक आपको रेफर करवाता हूं। आप देख सकते हैं ये थोड़ी फटी हुई है किताब, पर ये अच्छी किताब है, इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाते हैं, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर। और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए वाईसीटी की बुक ले सकते हैं, जो आरआरबी की भी आती है, एसएससी की भी आती है। तो जितने भी एसएससी के डिफरेंट एग्जामिनेशन नॉन टेक्निकल बेस पे हैं, जहां पे रीजनिंग आती है, आरआरबी के भी इसी तरीके से ग्रुप डी लेवल के जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं, वो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिल जाती है। 16-16 जा रहे हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा। और इन टॉपिक्स को यदि देखेंगे तो देखो, पैटर्न कंप्लीशन हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गया, नंबर एनोलॉजी हो गया, सिलोलिज्म हो गया, ये सब टॉपिक्स हैं। और सबसे जो अल्फाबेट सीरीज है बहुत अच्छा है, डायरेक्टली रटना है, पोजीशंस क्या होता है, कुछ ट्रिक्स होती हैं जो मैं एक लाइव सेशन पे आपको थोड़ा और सिखा भी दूंगा, प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। कमेंट सेक्शन पे बता देना यदि उसके कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने, एज इट इज आते हैं, लगभग सेम पैटर्न पे ही रहते हैं। फिर बाकी ये डायरेक्शन, एम्बेडिंग, मिसिंग नंबर, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, ये थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि मौसा जी, फूफा जी, ये सब दुनियादारी के बारे में हमें जानना जरूरी रहता है, जनरेशंस वाला रहता है, तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, पर इसकी भी कुछ स्पेसिफिक ट्रिक्स होती हैं जिससे इजीली आप, ठीक है, विदाउट एनी कंफ्यूजन एक सही आंसर की तरफ जा सकते हैं। और इसी तरीके से ये सभी तमाम टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, थ्योरी कंप्लीट कर लेनी है अपनी। लेक्चर्स हैं तो लेक्चर्स के थ्रू कर लीजिए, सेल्फ कर रहे हैं तो भाई ये किताब के थ्रू करिए। करने के बाद आपको बुक के थ्रू या हमारे कोई एमसीक्यू सेशन चलने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस आप टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करिए रीजनिंग की। टारगेट 40 से 45 प्लस ही रखिएगा, बेस्ट आपका स्कोर होगा। ठीक है, अब बात ऐसी है कि यार सर आप मुझे बताओ कि जब केवल 50 दिन बचे हैं तो 50 दिन में ये सब मैनेज कैसे होगा। तो मेरे बच्चे, आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहले पढ़ भी रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आज ही से शुरू कर रहे हैं, पहले आप पढ़ रहे हैं। तो यदि आपने थोड़ा बहुत पोर्शन भी कवर करके रखा है टेक्निकल का, तो
अब टारगेट ये सेट करिए कि 30 दिन, स्टार्टिंग के जो 30 दिन है उसके अंदर आपका टेक्निकल पोर्शन के अंदर जो 4 कोर सब्जेक्ट बनाए, पावर सिस्टम, मशीन्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड मेजरमेंट, ये 4 को पूरी थ्योरी के साथ और एमसीक्यू के साथ कंप्लीट करके खत्म कर दीजिए। आपको पता होगा यार, क्रिकेट में हम लास्ट ओवर पे डिपेंड नहीं करते हैं, हम लास्ट ओवर के जो पहला ओवर होता है 19वां ओवर, वो बहुत निर्णायक होता है, चाहे कोई भी मैच उठा के देख लीजिए। इसीलिए आप स्टार्टिंग के 30 दिन पे यदि अच्छे से काम कर लिए तो डेफिनेटली आप बहुत फायदे के अंदर रहने वाले हैं, बहुत फायदे के अंदर रहने वाले हैं। क्लियर मेरे बच्चे? अब साथ साथ में ये तो हो जाएगा टेक्निकल, और जो बचे हुए दिन रहेंगे अगले 10 दिन में नॉन कोर सब्जेक्ट इजीली हो जाते हैं यदि आप किसी भी लेक्चर फॉलो कर रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी आपके नोट्स अवेलेबल हैं आपके पास तो। बट यदि मैं नॉन टेक्निकल की बात करूं, यहां पे सबसे बड़ा खेल है। नॉन टेक्निकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लास्ट में किया ही नहीं जा सकता, चीजें याद ही नहीं रहती। 100 में से 70 मार्क्स अचीव करना है, रीजनिंग के अंदर 40 से 45, और जीके जीएस मिला के 20-25 मार्क्स आप मान के रखिए, उससे प्लस ऊपर लाने आपको। तो आप यदि डेली आप करते हैं, डेली मिनिमम 2 आवर्स का शेड्यूल बनाते हैं, चाहे सुबह का बनाएं, चाहे शाम का बनाएं, चाहे रात का बनाएं, वो आपकी मर्जी, पर 2 घंटे यदि आप मिनिमम देते हैं, जिसके अंदर आप इस तरीके से करिए कि रीजनिंग रोज का इंक्लूडेड रहे या ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, कई बच्चों की रीजनिंग बहुत कमजोर होती है, 20-20 मार्क्स भी अचीव नहीं कर पाते, 30 भी नहीं कर पाते, क्योंकि टाइम का वहां पे बहुत खेल रहता है और बच्चे वहां पे कंफ्यूजन में या हड़बड़ाहट में रह जाते हैं। तो रीजनिंग तो रोज रखिए ऐसे बच्चे। और जो जीके जीएस वाला है वो सब रटने वाला है, एमसीक्यू के थ्रू याद करिए उन सभी कंसेप्ट को। कोई भी स्टूडेंट जो सिलेक्शन लेके रखा है उसका टारगेट ही हमेशा वही रहता है, तो आपको वो करना है। मिनिमम 2 घंटे देने, आप 3 घंटे दे पा रहे हैं, यदि कहीं पे जॉब में नहीं है तो बेस्ट है। और जो बच्चा जॉब में है तो इसके ये नॉन टेक्निकल पोर्शन कहीं ना कहीं थोड़े से अच्छे रहते हैं वैसे, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब की बात करो, प्राइवेट वालों की नहीं रहते हैं क्योंकि ये सबकी आदत नहीं रहती, फिर भी रीजनिंग अच्छी रहती है। जीके जीएस वाले पोर्शन पे थोड़ा कमांड करना पड़ता है। तो असली खेल जो है वो इस पे आता है कि भाई टेक्निकल आप कैसे मैनेज करें। तो आपका टेक्निकल कितना है, ठीक है, आपको कितना लाना टेक्निकल में, 80 से 85 प्लस, ये है सब। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बेटा, कोर सब्जेक्ट को खत्म कर दो जल्दी। हमारे 1000 एमसीक्यूज मैराथन वगैरह यूट्यूब पे फ्री चल रहे हैं, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा यदि आपने पहले से पढ़ के रखा है या किसी अदर कोर्सेज या हमारे कोर्सेज के थ्रू पढ़ के रखा है। पर बाई चांस यदि आपने कहीं पे कोर्स नहीं लिया है या फिर जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे भी, ठीक है, आधा अधूरी, वो सब मत करिए, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रहा हुआ है इन सब से आपको नुकसान ही होने वाला है, ठीक है। आगे चल के आप हमारे एसएससी जेई के जो लेटेस्ट लाइव लेक्चर्स हैं वो आप फॉलो करिए, सबसे फायदे में रहेंगे। यहां देखिए, एसएससी जेई प्लस आरआरबी का बैच भी है और सेपरेट एसएससी जेई का भी बैच है। यदि आप एसएससी, ये सबसे बढ़िया बैच है, इससे बेस्ट नहीं बैच है। यदि आप एसएससी प्लस आरआरबी का बैच लेते हैं, ठीक है, तो इसमें फायदे में ये रहेंगे कि आपके जो लेटेस्ट लाइव लेक्चर चल रहे हैं वो देखिए, नॉन टेक्निकल ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, मेजरमेंट अभी 8 लेक्चर हुए हैं, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये सभी आपके अवेलेबल हैं। इसी तरीके से बाकी अपडेटेड होते जाएंगे, लाइव पे डेली क्लासेस चल रही है, तो एक रेगुलरिटी आपकी बनी रहेगी। और जो मान लीजिए अभी नए ज्वाइन करेंगे या प्रीवियसली छूट चुके हैं, तो भाई आपको टेंशन नहीं लेना, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, यहां पे नीचे नंबर दिख रहा होगा, हम उसके हिसाब से आपको पूरा प्लान तैयार करके दे देंगे। क्लियर है? और बाई चांस मान लीजिए कि आप केवल एसएससी जेई का लेना चाहते हैं तो केवल एसएससी जेई का भी अवेलेबल है, ठीक है, केवल एसएससी जेई का भी अवेलेबल है। और बाई चांस आपको लग रहा है कि और भी सभी एग्जामिनेशन की तैयारी करना है तो फाउंडेशन बैच ले लीजिए। अब ये बैचेस आप परचेज कहां से करेंगे? हमारी ऑफिशियल मास्टर प्लस एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर मास्टर प्लस एजुकेशन की एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है। तो आई होप आपको ये सभी वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। आप अपनी तैयारी करिए, बाकी हम हैं। यदि आप पहले पढ़ चुके हैं तो YouTube सेशन फॉलो करिए, इतने भरमार हैं हमारे वीडियोस और लेक्चर्स, आपको हेल्प करेंगे। और नहीं है, यदि आप जीरो से कर रहे हैं और आधी अधूरी करके रखे हैं तो सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा। बीइंग अ टीचर आपको एक बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइजेस के साथ क्लियर सजेशन हमने दिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।